हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। होप कैसे हैं आप सभी? फटाफट बताएं कैसे हैं आप सभी। होप अच्छे ही होंगे, है ना? फटाक से बताएं। श्री लक्ष्मी बेटा, प्रतीक यादव, कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, है ना, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के तीनों लॉ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। बट आज क्या पढ़ने वाले हैं और आज क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग अभी तक देखो ग्रेविटेशन लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेविटेशन लॉ हम लोगों को पता है और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था पहले। बट हम ये आज देखने वाले हैं कि कैसे, किस तरह से, है ना, जो इनवर्स रूल है, इनवर्स स्क्वायर रूल, क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स स्क्वायर रूल। ये क्या होता है? मतलब एक तरह से समझिए, हाउ डिड न्यूटन गेट द इनवर्स स्क्वायर रूल। यानी न्यूटन को कैसे ये पता चला था कि जो अट्रैक्शन फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है वो उनकी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात कैसे पता चली थी? तो इसी के बारे में आज पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है कि ये कैसे उन्होंने गेस किया था। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? तो आपको जरूरत पड़ेगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब सॉरी केप्लर थर्ड लॉ मोशन की। जो केप्लर का थर्ड लॉ था प्लेनेटरी मोशन का, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे की तरफ चलूंगा। तो क्या रेडी हो सब? फटाक से बता दो, सभी लोग रेडी हो? फटाफट बता दो, जल्दी से रेडी हो, है ना? देखो, और जिस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो कर दो। आपको यूट्यूब चैनल पे, ये आपको वही कल तक आपको यही वीडियो सेम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, है ना? तो उसको शेयर कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है? तो फटाक से बताओ, सभी लोग रेडी हो? स्टार्ट करें? बोलो बेटा, श्री लक्ष्मी फटाक से, प्रतीक यादव जल्दी की बोलो, रेडी हो? स्टार्ट करें क्लास को? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? क्या है फटाफट देखो, स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टेटमेंट था, है ना, ठीक है, स्टेटमेंट क्या था? ठीक है, ओके। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम न्यूटन लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन लॉ आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आपको यह बताया गया था कि हमारे पास में एक प्लैनेट होता है जिसमें क्या होता है, m1 मास है, दूसरा प्लैनेट है उसके पास में क्या है, m2 मास है। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं r, क्या कंसीडर करते हैं? r, इनके बीच की डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो हमें ये बताया गया था कि जो फोर्स है, फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की बात की गई थी। और ये बताया गया था दूसरा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये बात बताई गई थी। बट ये जो दूसरा है, दूसरा रूल है क्या, कि द अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये जो बात है, ये कैसे क्लिक किया न्यूटन के माइंड में? किस तरह से इनके माइंड में ये बात क्लिक की? ये बात तो सभी को पता है कि पहले केप्लर्स लॉ आए थे। तो केप्लर्स लॉ जब आए थे तो केप्लर जी ने लास्ट थर्ड लॉ, अपना कौन सा थर्ड लॉ में उन्होंने क्या बताया? थर्ड लॉ में उन्होंने ये बताया था, है ना, उसको उनके थर्ड लॉ को देख करके ये इनके दिमाग में क्लिक हुआ था। कैसे क्लिक हुआ था तो बात करते हैं। उन्होंने थर्ड लॉ में ये बताया कि जो मीन डिस्टेंस है, कहां से, सन से लेकर के प्लैनेट तक की मीन डिस्टेंस का क्यूब, द क्यूब ऑफ द, है ना, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, टाइम के स्क्वायर के, मतलब जितना टाइम वो पूरा मोशन अराउंड कवर करने में ले रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसने बताया था? केप्लर ने, केप्लर थर्ड लॉ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा लास्ट, जाकर रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक सभी के पास होगा। ओके, ठीक है, ओके, वेलकम है सभी का। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? फटाक से बताओ, क्या थर्ड लॉ क्लियर है? थर्ड लॉ क्लियर है। बट अब ये बात कैसे क्लिक किया न्यूटन के माइंड में कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है? ठीक है, देखो ये तो समझ में आया था उनको कि अगर हम प्लैनेट को पास पास रखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस दूर करेंगे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। बट किस रेशियो में कम होगा, किस तरह से कम होगा? स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही कम होगा। ये बात कैसे पता चली? तो देखो, इन्होंने न्यूटन मतलब प्लेनेटरी मोशन के थर्ड लॉ को फॉलो किया। अब बात करते हैं कैसे पता चली। तो सपोज करो फटाफट, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखना, मैं बताता जाऊंगा, आप अपने माइंड में याद रखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सपोज करिए कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है ना,
एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, मास क्या है, m है, ठीक है ना। बासुमा, ओके ठीक है, वेलकम। तो क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने क्या मान लिया, m मान लिया, लेट कर लिया m, और वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, दैट मीन्स इसका रेडियस क्या है, r है। जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है उसका रेडियस क्या है, r है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली एंड इनवर्सली? ओके वेट, ठीक है, देखिए डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इतनी सी बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स है कि जिस तरह से इसको इंक्रीज करेंगे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, सेम उसी रेशियो में क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी है। क्या है, इधर देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये लिखा है 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए। 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 को अगर पॉइंट में सॉल्व करें फ्रैक्शन में, तो क्या ये 0.5 निकल के आएगा, 0.5 निकल के आएगा। अगर मैं इसे f लेके चलता हूँ तो f लेके चलता हूँ तो क्या 0.5 निकल के आएगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, है ना, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट कर सकते हैं, प्रतीक, श्रीलक्ष्मी, बासुमा, ठीक है, सब लोग। f इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 निकल के आएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने नीचे वाली वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मतलब 2 से कितना कर दिया है, 2 से इसको 5 कर दिया, 2 से 5 कर दिया, 2 से क्या किया, 5 किया, तो अब वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.2 निकल के आएगी क्या, 0.2 निकल के आएगी क्या। वेलकम बेटा, ओके 0.2 निकल के आएगी। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स आपको साइड में दे रखा होगा, आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो इधर देखिए, क्या ये वैल्यू 0.2 निकल के आएगी। तो अब मेरे को ये बताइए कि 0.2 बड़ा है या फिर 0.5 बड़ा है, विच एवर इज ग्रेटर, 0.5 और 0.2, विच वन इज ग्रेट, जल्दी से बताइए, विच वन इज ग्रेटर, 0.5 या फिर 0.2, जल्दी से बताइए। वेलकम अहमद, फटाक से बताइए, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0.5। तो इसका मतलब क्या है, आपने जब नीचे वाली वैल्यू छोटी थी, मतलब नीचे वाली वैल्यू को अगर आपने इंक्रीज किया, तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू की वैल्यू कम हो गई, ओवरऑल वैल्यू कम हो गई। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर हम प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं, फटाक से बताइए सभी लोग, क्या ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। फिर फटाक से आते हैं अपनी वापस की बात पे, उसको वहीं पे होल्ड करते हैं, इधर आते हैं। तो न्यूटन साहब ने, तो हमने क्या सपोज किया, न्यूटन ने सपोज किया कि हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है, m है, अ प्लैनेट विच मास इज m एंड इट इज, ठीक है, अराउंडिंग द सन इन अ सर्कुलर पाथ। देखो अब यहाँ पे बात एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आती है कि जो केपलर साहब थे उसने क्या बताया था, केपलर जी ने क्या बताया था कि आपका जो प्लैनेट है वो किसी भी, है ना, सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। बट इन्होंने क्या एज्यूम किया, न्यूटन ने एज्यूम किया कि जो पाथ है, क्या एज्यूम किया कि जो पाथ है, पाथ, वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर। क्या सर्कल के बारे में सभी को पता है ना, सर्कुलर पाथ समझ में आया ना सभी को। सर प्लीज गिव मी अनदर एग्जांपल। ओके लास्ट में, ठीक है, इन द लास्ट सेक्शन, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी है, लास्ट में अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो ठीक है वेट। तो क्या सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना। तो अब देखो, हम उन्होंने सपोज किया कि यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है, और सेंटर ये दे रखा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे अराउंड घूम रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। अब और उसकी वेलोसिटी, क्या हमने माना, वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, उन्होंने लेट किया वेलोसिटी v है। वेलोसिटी क्या है, v है, रेडियस r है। अच्छा, कितने लोगों को एक टर्म आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पता है, कितने लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है, जल्दी से बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सब कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताओ फटाफट। अहमद, है ना, फटाफट कमेंट करें आप लोग। नो नहीं पता है, अहमद बताएं, आप बताएं, आपको कमेंट पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है, नहीं पता है, फटाफट बताएं। नो सर, देखिए अब एक बात सुन लीजिए, नहीं पता है तो सुन लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए में सब जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ से मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, अभी भी नहीं समझ में आया होगा। अच्छा देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो इधर, लेट अस एग्जांपल। ये हमारे पास में क्या है, एक वायर है, एक वायर है, चार्जर का एक वायर है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ, इस तरह से क्या करता हूँ, घुमाता हूँ, तो आपको दिख रहा है ना कि ये वायर क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है। स्ट्रेच होने का मतलब क्या है, स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि अंदर की तरफ घूमने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। थोड़ा सा समझ लो, अभी क्लियर हो जाएगा। इधर देखो बताता हूँ, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, आपने इस पार्टिकल को इधर की तरफ फोर्स लगाया, किधर लगाया, इधर की तरफ, तो ये जाना कहाँ चाहिए था, क्या यही जाना चाहिए था, इस पाथ पे, इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, बट आपने एक थ्रेड से क्या किया था, एक थ्रेड से इसे यहाँ पे बांध दिया था। एक थ्रेड से अगर आपने इसको बांधा था तो जिस पार्टिकल को यहाँ जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, वो कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स है जिसने इसे इस पाथ, जिसने इसको यहाँ ना जाने देने की वजह से यहाँ खींच लिया। कुछ फीलिंग आई, कुछ समझ में आया, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, प्लीज टेल मी। बासुमा आप कहाँ से हैं बेटा, फटाक से बताएं। जी सर, तो एक इंटरनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट अंदर की तरफ होती है, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट इनसाइड द सेंटर लगता है जो उसको सर्कुलर पाथ से रिटेन रखता है। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बट अब बात आती है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना F, ये होता कितना है, हाउ मच, तो इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का स्क्वायर है, रेडियस अपॉन रेडियस, इसके इक्वल होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। बासुमा आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, सो प्लीज, है ना, अगर आप मेरे को समझ पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में कमेंट करें, ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन सर ने क्या किया, न्यूटन सर ने भी यही काम किया, उन्होंने कहा कि लेट अस सपोज कि हमारे पास क्या है, उन्होंने यही चीज सपोज किया। क्या सपोज किया, फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एक बार आप इस चीज को समझ जाएंगे ना तो आपको ये डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इन्होंने किस तरह से गेट किया होगा। तो देखिए, इन्होंने क्या सपोज किया, इन्होंने कहा कि ये सन है, सन के अराउंड, इसको इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने क्या कहा कि ये सन है, ठीक, सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं। इन्होंने एक प्लैनेट मान लिया जो मूव कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहा है। मैंने बड़ा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहा है ये प्लैनेट। अब इस प्लैनेट की रेडियस इन्होंने क्या बता दी, यहाँ से यहाँ तक की आर डिस्टेंस बता दिया। इसका मास क्या लेट कर लिया, एम लेट कर लिया, ठीक। तो देखिए, इन्होंने कहा कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बात आती है, मेरे को अब बताइएगा, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये प्लैनेट इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो क्या इसका मास कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा, फटाक से बताएं आप लोग। इसका मास जो है, अगर ये लगातार इस सर्कुलर पाथ से घूम रहा है तो इसके मास में कोई चेंज आएगा, यस और नो में कमेंट करें। क्या इसके मास में चेंज आएगा, यस और नो, फटाक से बताएं। क्या इसके मास में कोई चेंज आएगा, कांस्टेंट रहेगा, नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, मास में चेंज नहीं आएगा। तो अगर मास में चेंज नहीं आएगा तो क्या मैं इक्वल का साइन लिख सकता हूँ, मतलब इक्वल के साइन को गायब करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स, वो केवल और केवल दो बातों पे डिपेंड करेगा, इसकी वेलोसिटी पे और इसकी रेडियस पे। बात समझ में, मतलब जितनी तेज इसको घुमाएंगे और जितनी लंबी रेडियस कर देंगे या जितनी कम रेडियस कर देंगे, उसी बात पे ये फोर्स डिपेंड करेगा ना। मास पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, कि मास चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, वी स्क्वायर बाई आर के। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, जल्दी से बताओ, क्या इसमें किसी को दिक्कत है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे है, आप बताएंगे फटाक से, आप बताएंगे, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल
क्या होता है, जल्दी से बताएं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, बताइए फटाक से। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला बताइए फटाक से। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। बताइए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जल्दी से बताइए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फटाक से बताइए। क्या 2 पाई आर होता है? क्या 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? हाँ 2 पाई आर, वेरी गुड, 2 पाई आर। इधर देखिए, यानी हम ये कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हम आपसे ये कह सकते हैं कि ये जो प्लैनेट था इसने एक एक पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट किया, है ना? तो कंप्लीट वन सर्कल, है ना? कंप्लीट वन सर्कल। अगर वो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और टाइम टेकन हमने लेट कर लिया है कि टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है हमारा टी। कितना है? टी है, टी। तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अहमद, ठीक है। क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? मतलब देखो, हमें ये पता है कि इसने पूरा पूरा एक सर्कमफेरेंस लिया, कितना क्या है? 2 पाई आर। और इस 2 पाई आर को कवर करने में टाइम कितना आया? टी आया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? सभी ने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या यही पढ़ा है? या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा है ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या हम 2 पाई आर/टी कह सकते हैं? अरे ये टोटल टोटल डिस्टेंस और उसको कवर करने में लगा हुआ टाइम टी। इतनी बात समझ में आई? यानी हम ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई आर/टी। ये बात सबको समझ में आई? क्या ये क्लियर है? इज इट ओके? यस और नो में कमेंट करें फटाक से, इज इट ओके? आप देखो लगातार चैट बॉक्स में बने रहेंगे तो आपको और मजा आएगा। इज इट ओके? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो यानी ये बात समझ में। अच्छा एक बात बताइए, 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू? 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू? 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू? 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है ना एक? 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो वी कैन राइट दिस, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। ये भी बात सही है, इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, ठीक है। अब एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन में? नहीं पड़ना चाहिए, पर नहीं पड़ेगा, है ना? तो क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर बाई टी का स्क्वायर कुछ ऐसे आ जाएगा। यानी वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्या ऐसे आया? यहां तक समझ में आया? क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताएं, फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई? अब ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। नो सर, ये नहीं समझ में। अच्छा देखो, कुछ नहीं किया है दोस्त। अगर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मैथ का लॉ कहता है कि अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड कोई चीज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने बस स्क्वायर कर दिया है। तो अगर मैं v का स्क्वायर कर रहा हूँ तो r बाई टी का भी स्क्वायर होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ये करने की जरूरत क्या है, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिखा है, मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं और r से डिवाइड कर दूं, तो क्या इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ रहा है? r r फिर से कट जाएगा। कोई फर्क पड़ा? जल्दी से बताइए। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। अच्छा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/r? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आर का इस ऊपर वाले आर का मल्टीप्लाई कर दे तो आर क्यूब और 1/t, ठीक है? ऐसा लिख दिया, है ना? हाँ ठीक। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, क्या आपको केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, है ना? केपलर थर्ड लॉ यही पढ़ाया गया था। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या पढ़ाया गया था? आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या ये पढ़ाया गया था कि नहीं? जल्दी से बताओ।
क्या ये बताया गया था कैप्लस थर्ड लॉ में आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? कैप्लस थर्ड लॉ तो यही था ना, यही सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। मैंने कहा था कि आर क्यूब है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कह सकते हैं ना इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेलकम अभिजीत, इतना कह सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी ये कांस्टेंट है, तो क्या हम इतने की जगह पे, क्या हम इस पूरी सी जगह पे, इस पूरी सी जगह पे ये जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, इसकी जगह पे कांस्टेंट रख सकते हैं? जल्दी से बताइए, यस और नो में कमेंट करिए फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में। तो हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब जीत आप चैट बॉक्स में, ठीक है, आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वॉइस फंक्शन हमने ऑन नहीं किया है बिकॉज आपकी वॉइस लैग करेगी, इस वजह से। लास्ट में आपके डाउट जो भी होंगे वॉइस के, तो क्लास के टाइम पे ले लिए जाएंगे। ओके, लास्ट टाइम पे आपको हम देंगे मौका आराम से, आपको जो भी मेरे से बात करनी होगी कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस चीज को समझ लेते हैं, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या इक्वेशन नंबर हमारी ये थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, यहाँ पुट कर दें, यहाँ वैल्यूज को पुट करें, जल्दी से बताएं, यहाँ वैल्यूज को पुट करें, है ना? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हम ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस वी स्क्वायर की जगह पे 1/r लिखेंगे और इसकी जगह पहले से ही 1/r था। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई, फटाक से बताइए। क्या ये सबको समझ में आ गई? यस और नो? समझ में आ गई है तो यस, और नहीं आई है तो नो। चैट बॉक्स में लिखें यस, समझ में आ गई ये चीज समझ में आ गई, नो नहीं समझ में आई। देखो कुछ नहीं किया है दोस्त, कुछ नहीं किया है, वी स्क्वायर लिखा है, वी स्क्वायर। क्या इस वी स्क्वायर की जगह पे 1/r रख सकते हैं? 1/r पुट कर दिया, और 1/r पहले से ही था, 1/r पहले से ही था। ओके यस, ठीक है। नहीं अभी आपको भी नहीं आई, ठीक है, इधर देखिए अभी समझ में आई, इधर आइए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r है, ठीक है। अच्छा, इस वी स्क्वायर की जगह पे क्या 1/r लिख दूं और r नीचे रहने दें? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो समझ में आया, केवल वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है यहाँ से उठा के। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r इंटू 1/r, यानी 1/r स्क्वायर। अब तो समझ में आया? हाँ अब तो समझ में आया, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो अब बस समझ में आ गया, यानी आपको निश्चित किया गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्या न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर का रूल यही है? इनवर्स स्क्वायर का रूल क्या यही है न्यूटन का? फटाक से बताइए। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था ना कि न्यूटन साहब ने यही चीज बताई थी, तो इनके दिमाग में बात हिट कहां से की? केपलर थर्ड लॉ को देख करके। बात समझ में आया? यानी केपलर थर्ड लॉ को हम देख करके ये बता सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दैट मींस वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, है ना, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या किया एक बार फिर से देखते हैं, फटाफट फिर से देखते हैं। न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल हमें देखना था। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच जो डिस्टेंस का स्क्वायर है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फटाफट क्विक रिवीजन, है ना? तो हमने क्या किया, लेट किया, मास m है ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी v है और r फोर्स को किया, ठीक है, मतलब r रेडियस ले लिया। तो अपने को पता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, अगर इस सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो यानी इस पे फोर्स लगेगा mv²/r। क्या लगेगा? mv²/r। अब ये mv²/r में m क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, यानी v²/r कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 मानी। फिर हमने कहा कि अगर ये कंप्लीट सर्कल पूरा करता है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2πr होगा। टाइम टेकन कितना लेगा? t लेगा। तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr/t कर दिया हमने। 2π कांस्टेंट है यानी v/r कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर किया तो v²r/t² बन गया, ठीक है। अब हमने यहाँ r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड किया, क्यों?
क्योंकि हमें कैपलास थर्ड लॉ बनाना ही बनाना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये चीज बनी। हमें पता है कैपलास अकॉर्डिंग टू कैपलास थर्ड लॉ दिस इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/r। अगेन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी ग्रैब दिस, वी गेट इट। समझ में आया? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? समझ में आ गई कि नहीं? अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ठीक है ना? तो इस तरह से न्यूटन साहब ने क्या किया, अपना इनवर्स स्क्वायर रूल वो लेके आए, ठीक। अब इसके बाद क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, है ना, और फिर फ्री फॉल बॉडी, और इसके बाद लगने वाला ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा आपका, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था, अब नहीं लगेगा, अब रेगुलर मतलब क्लासेस होंगी, जो आपको टाइम टेबल दे दिएगा उसके अकॉर्डिंग डेली क्लास होगी, ठीक है। तो कल भी अभी क्लास है और ये चीज होगी, ओके। ये वीडियो आपको कुछ देर में हमारे चैनल पे मिल जाएगी, है ना, तो उसको वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और जितने लोग इस क्लासरूम के बारे में आप शेयर कर सकते हैं कर दें, ठीक है। यहाँ पे रेगुलरली क्लास चलेगी, और मैं भी हो सकता है तो मंडे से आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसके लिए मैं क्लासरूम आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, और दूसरी क्लास में वो मैथमेटिक्स की भी क्लास आपकी पैरेलल स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो इस पे हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, है ना, पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा और टाइम भी आपका बढ़ेगा, ओके, क्लियर, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।